90 महीने हो चुके जीएसटी लागू। सबसे पहले आपको चौंकाने वाला आंकड़ा देना चाहिए। 90 महीने में औसतन रोज एक सर्कुलर निकला। ये तो जीएसटी जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसका आधार ही सरलीकरण की तरफ था कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो ऐसा कैसा सरलीकरण हुआ कि 90 महीने में रोज एक सर्कुलर निकला। ये मोदी सरकार का जीएसटी है। इसलिए आज हम 12 शहरों में 12 नेता पूरे देश में जीएसटी पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मिडिल क्लास को, छोटे व्यापारी को, गरीब तबके को सबसे ज्यादा चोट इस जीएसटी से पहुंची है। जो 64% जीएसटी 2021-22 में 64% जीएसटी जो इकट्ठा हुआ, वो देश के 50% आबादी ने दिया। ये एक और चौंकाने वाला। तो 64% तो गया 50% आबादी से, जो मिडिल क्लास है, गरीब है, उससे गया, और 10% बड़े अमीर लोगों ने दिया। वो कितने लोग? 3% अमीर लोगों ने 10% जीएसटी दी। तो देखिए जीएसटी की सबसे ज्यादा मार कैसे मिडिल क्लास को, व्यापारी को, छोटे व्यापारी को, मुझे और आपको, हम सबको पड़ रही है। 9 दरें जीएसटी की हैं आज की तारीख में। स्लैब्स जिसको हम कहते हैं, 9 स्लैब्स। पहली बार ऐसा हुआ आजाद हिंदुस्तान में कि किसानों पर अलग अलग उनकी इक्विपमेंट पर, ट्रैक्टर पर जीएसटी लगा दी। किसी सरकार ने कभी भी किसानी पर टैक्स टेररिज्म या टैक्स का आतंकवाद नहीं लागू किया, लेकिन इस सरकार ने किसानों की जो लागत है वो बढ़ा दी। वादा किया था 2022 तक तो आय दोगुनी कर देगा, उल्टा क्या हुआ? लागत दोगुनी कर दी जीएसटी की माध्यम से। 9 दरें जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये तो 5 बड़ी दरें हो गई। फिर 0.25% एक और दर, फिर 3% की एक और दर, स्पेशल कैटेगरी, और फिर कुछ ऐसे कॉम्पोजिशन स्कीम में 1.5%, 6%, अलग अलग इतनी दरें आपने बना दी। फिर आप कहते हो कि आप सरलीकरण की दिशा में जीएसटी लागू कर रहे हो। कौन सा सरलीकरण? और 5 साल में, अभी एक तीसरा आंकड़ा मैं आपको देना चाह रहा हूं जो बहुत चौंकाएगा आपको, और आप हैरान हो जाएंगे कि आप वोट भी देते हैं, आप टैक्स भी देते हैं, और आपको जो सुविधाएं मिलती है वो कैसी मिलती है। 5 साल में इनकम टैक्स 240% वृद्धि हुई इकट्ठा करने में, और जीएसटी की संग्रह में 170%, 177% वृद्धि हुई। अब आप आंख बंद करके सोचिए कि इसका लाभ आपको क्या मिला, आपके परिवार को क्या मिला, आपके शहर को क्या मिला, आपके राज्य को क्या मिला, और आपके देश को क्या मिला। भैया आप अगर टैक्स दे रहे हो तो कुछ सोच कर दे रहे हो कि भी मुझे लाभ मिलेगा, मेरी सड़कें अच्छी होगी, मेरे जीवन का स्तर अच्छा होगा, मेरे को बिजली अच्छी मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, परिवार को लाभ होगा। लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। बेतहाशा वृद्धि, और नतीजा कुछ नहीं, 0। कोई रोबोट हो या कंप्यूटर हो तो शायद जीएसटी को समझ पाए। विदेशों में एक्सपर्ट्स ने प्रयास कर लिया कि भारत के जीएसटी को थोड़ा समझें, परिभाषित करें, सरल करें, कोई नहीं करता। यहां तक कि जो अरविंद सुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हुए हैं प्रधानमंत्री के, और जीएसटी के आर्किटेक्ट कहूंगा मैं, वो खुद कहते हैं कि ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है।
इट्स अ नेशनल ट्रेजेडी। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2017 में जब जीएसटी बन गई, लागू हो गई, तब मनमोहन सिंह जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हम तो खुद जीएसटी के पक्ष में थे, हम लागू करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से ये जीएसटी बिना देखभाल और पर्याप्त तैयारी के, उन्हीं के शब्द हैं, जिस तरह से ये लागू हो रही है, ये गरीब और मध्यम वर्ग को लूटने की नीति है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा और उनकी बात आज इसी 10-15 दिन पहले उनका देहांत हुआ, उनकी बात आज सबको याद आ रही है कि वाकई सही कहा था उन्होंने, जीएसटी एक चोट है हम सब पर। आपने एक और मैं आपको बात बताता हूं, जीएसटी के बारे में जितना ये शोषण कर रहे हो तो कर ही रहे, उसके बावजूद 2 लाख करोड़ की चोरी जीएसटी की 2023-24 एक साल का यह आंकड़ा है, 2 लाख करोड़ की चोरी। और 2023-24 इससे पहले 22-23 में 1 लाख करोड़ की चोरी, उससे दुगनी एक साल में डबल होगी चोरी। और इनपुट टैक्स, आप में से कई लोग समझते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसमें जो धोखाधड़ी हो रही है, 35,132 करोड़ रुपए की चोरी वहां हुई, जो अभी पकड़ी गई। जो नहीं पकड़ी गई वो पता नहीं कितनी होगी। जो मैंने आपको किसानों का बताया, हमने कांग्रेस पार्टी ने जो 2024 का चुनाव था उसमें अपने मैनिफेस्टो में जानबूझकर ये इसीलिए लिखा था कि जीएसटी 2.0 की अब आवश्यकता है। जो 2017 में लागू हुआ वो फेल हुआ है, और 2.0 हमने इसलिए वादा किया था कि आम लोगों पर उसका बोझ, टैक्स का, कर का कम हो। हाल के महीनों में मोदी जी ने हमारे घोषणा पत्र की कई बार नकल करते हुए पकड़े गए। हम उनसे आग्रह करते हैं कि एक बार और नकल कर लीजिए हमारे घोषणा पत्र और जीएसटी 2.0 को लागू कीजिए, नहीं तो आज जयपुर में आप सबकी उपस्थिति में टीकाराम जूली गवाही देंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म गब्बर सीतारमन टैक्स हो चुका है। गब्बर सिंह तो पुरानी बात हो गई, अब नया गब्बर सिंह आया है, गब्बर सीतारमन टैक्स। और इससे लोग आत्महत्या तक के केसेस सामने आए हैं। ये स्थिति जीएसटी की हो गई है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोई राजनीतिक दल मध्यम वर्ग के लिए आवाज नहीं उठाता, कांग्रेस के अलावा। कांग्रेस पार्टी मध्यम वर्ग के ऊपर इस तरह की बेतहाशा चोट के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठाएगी, उठा रही है। और इस बजट से पहले, बजट सत्र से पहले हम जानबूझकर इस मुद्दे को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ताकि बजट जब सेशन हो तो संसद के, पूरे संसद का ध्यान इस मुद्दे की तरफ जरूर जाए। आपके सवाल। अशोक गहलोत जी ने कल कहा है कि दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं लग रही है। आप ही के नेता हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उन्होंने कहा है कि इस बार सरकार अरविंद केजरीवाल की बना। अभी बात हुई थी रास्ते में पृथ्वीराज चौहान जी से, गठबंधन अगर होता तो ज्यादा। पृथ्वीराज चौहान जी से अभी बात हुई। उन्होंने कहा मेरा अर्थ बड़ा स्पष्ट था कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता तो गठबंधन की जीत होती। अब चुनाव खुला है, कोई भी जीत सकता है और मोमेंटम कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अभी उन्होंने खुद कहा और शायद थोड़ी देर में स्टेटमेंट भी बोल रहे थे कि मैं दे रहा हूं। तो आप दिल्ली पता नहीं कब आए, पिछले 15 दिन में। अभी हमारे कुछ साथी पत्रकार मिले हुए आए। कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से वहां अब सुना जा रहा है लोगों द्वारा भी, और मैं बड़ा हैरान हूं ये देखकर कि मीडिया द्वारा भी, उससे लगता है कि भाजपा और आप दोनों कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से और इस बात से परेशान हैं कि लोग अब उनको पूछते हैं कि 15 साल कांग्रेस का शासन अब हमें याद आ रहा है। पिछले 10 साल में जो तबाही हुई, लोग अब उसके खिलाफ वोट देना चाहते हैं। बीजेपी का तो कोई शासन 27 साल पहले था वहां, तो लोगों को याद ही नहीं है। कांग्रेस को अब सब याद करते हैं, उनके साथ वहां खाना खाते हैं और बाकी सारा खाना अदानी को खिलाते हैं। तो अब कौन उनकी बात को गंभीरता से लेगा? झुग्गी झोपड़ी में आप बैठ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है?
सब कुछ पूरा देश तो आप गौतम अडानी को दोगे और फिर कहोगे देखो हम झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ खाना खा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। पर्ची आ गई होगी कहीं से कि ये बदल दो। अभी तो पर्चियों पे मुख्यमंत्री बनते हैं, मुझे तो नाम भी इनसे बार बार पूछना पड़ता है आजकल कौन है मुख्यमंत्री। तो आप छोड़िए ना, वो पता चला कि नर्मदा का पानी ला रहे हैं, सुना प्रधानमंत्री। अब राजस्थान में नर्मदा का पानी ला रहे हैं, बताइए। हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पिछले 2 साल का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, ये लगातार हार रही है। मेरे को इस बात पर थोड़ी आपत्ति है। हार जीत अलग चीज होती है और संगठन को मजबूत करने की कवायद कोई ऐसा नहीं होता कि आज शुरू हुई और कल खत्म हो गई। ये भी लगातार चलती रहती है। एक जीवित पार्टी है, एक जीवंत पार्टी है, उसमें लोग आते हैं, नए विचार लाते हैं, नए आइडियाज लाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संगठन आज मजबूत करना शुरू किया और कल मजबूत हो गया। लगातार होता रहता है, निरंतर प्रक्रिया है। और जो बेलगावी में हम लोगों ने एक शपथ ली थी एक तरह से, इस पूरे साल में संगठन में जितने रिक्त पद हैं उनको न केवल भरा जाएगा, उनको सुदृढ़ किया जाएगा, उनको सशक्त किया जाएगा। मेरा ये सवाल था कि मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी धन का सबसे ज्यादा दुरुपयोग दिल्ली में तो केजरीवाल ने किया, जिसके विरुद्ध आप लोग अभियान भी चला रहे हैं, और राजस्थान में वसुंधरा राजे ने किया। वो दोनों बंगले रहने के लिए मुख्यमंत्री जो पहले के थे अशोक गहलोत, उन्होंने पूरा उनको सहयोग किया। तो यहाँ भी ये मुद्दा उठाएंगे आप जैसे दिल्ली में उठा रहे हैं? मुझे यहाँ का ये मुद्दा नहीं मालूम। मुझे ये मालूम है कि एक शीश महल बना है दिल्ली में और एक राजमहल बना है दिल्ली में। आपने राजमहल के विषय में नहीं पूछा, ये भी मेरे को अभी समझ में आ रहा है धीरे धीरे। वो राजमहल जो प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए बनाया है वो भी देखते बनेगा। अगर आपको या हमें कभी मौका मिले जाने का, वो मौका मिलेगा नहीं, ना मुझे ना आपको, लेकिन सुनते हैं कि करोड़ों 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 रुपए का वो एक राज भवन बना है, वहां राजमहल बना है। और शीश महल के विषय में तो आप लोग देख ही रहे। जयपुर के मामले को स्किप कर रहे हैं आप, वसुंधरा जी वाला तो मैंने मुझे मालूम नहीं जिस मामले में, तो उसमें तो टीकाराम जी बता पाएंगे मुझे कैसे। जी जरूर करो जी। सर तो एक सवाल और है। सवाल पे कोई जीएसटी नहीं लगती, पूछिए तो। मैं संगठन पे पूछ लेता हूँ कि जब अभी खड़गे जी ने कहा था, जब आपकी सीडब्ल्यूसी हुई थी तब भी, कि काफी ऐसा बदलाव करने की जरूरत है, कांग्रेस को कांग्रेसी के नेता ही है वही हरा देते थे, 22-23 सीट पे गया था। तो बदलाव करेगा कौन? खड़गे जी को तो करना है, कोई बीजेपी वाले को करेगा नहीं, कांग्रेस में आके बदलाव नहीं, बदलाव हम सबको करना है। हमारी पार्टी में इतना लोकतंत्र है, जैसे मैं अगर सूचना और प्रचार विभाग को देखता हूँ, मीडिया विभाग को देखता हूँ, तो उसमें मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं को क्या बदलाव करना है। वो तो खड़गे जी से तो वो तो नहीं बोलेंगे, मुझे ही करना होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सबको आह्वान किया कि आप जो जो जिम्मेदारियां आपको मिली हैं उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाइए और जो परिवर्तन करने हैं वो कीजिए। तो जैसा मैंने आपको कहा, एक परिवार है, एक जीवंत परिवार है, जीवित पार्टी है, बदलाव चलता रहेगा और हम सबकी जिम्मेदारी है बदलाव। जीएसटी पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं सर। जीएसटी मुद्दे को कौन सी हम उठा रहे हैं, लोग तो इसको याद कर लीजिए। ऐसे मुद्दे अडानी, जीएसटी, पब्लिक कनेक्ट नहीं हो। पब्लिक आप जाइए, चलिए अभी मेरे साथ चलिए, जौहरी बाजार चलते हैं, खाना मैं खिलाऊंगा, चलो ये भी सही बात है। और एक एक ट्रेडर से बात करते हैं। जिस पार्टी ने बचपन से हम सुनते थे कि बीजेपी तो बनियों की पार्टी, पूछो, चलो चलिए मेरे साथ ट्रेडर्स की हालत क्या कर दी बीजेपी, चलिए। पर वोट और रिजल्ट तो पब्लिक वोट, गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते थे क्या वोट के लिए चलाते थे? देश के लिए चलाते थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा क्या वोट के लिए लिया था, देश के लिए लिया था। हर चीज वोट से तोलना मोदी का काम होगा, कांग्रेस का काम ये नहीं है। कांग्रेस का काम है एक मजबूत विपक्ष की हैसियत से अपनी आवाज ऐसे तमाम मुद्दों पर उठाएं जिन मुद्दों से सीधे सीधे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जीएसटी से ट्रेडर्स को बड़ा नुकसान है, आम जनता को नुकसान है, जैसा आपने बताया। तो कांग्रेस राजस्थान में ट्रेडर्स को साथ लेके कोई अभियान या कोई मुहिम? ये अभियान ही तो है जो शुरू किया हमने, ना केवल प्रेस वार्ता। हमारे ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस भी अलग अलग समूहों के साथ बैठक करके संसद तक में हम इस मुद्दे को उठाएंगे और काउंसिल की मीटिंग में लगातार हम उठाते हैं। हमारी वहां
प्रेजेंस कम है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री कम है, लेकिन काउंसिल मीटिंग्स में भी हम लगातार अपनी आवाज उठाते हैं, आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं कि सब रहम करो, 1 नेशन 1 टैक्स बोलते हो, 1 पॉपकॉर्न 3 टैक्सेस है, एक पॉपकॉर्न पे 3 तरह के टैक्स, सॉल्टेड पॉपकॉर्न पे अलग है, कैरामेल पॉपकॉर्न पे अलग है और प्लेन पॉपकॉर्न पे अलग है। तो आप ये बताइए 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 टैक्स, एक प्रोडक्ट पे आप 3 टैक्स लगा रहे, ये स्थिति है जीएसटी की। सर बात चाहे संसद में उठाए जाने वाले मुद्दे की हो या सड़क पे कोई बड़े इशू की, आप पूरे इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट नजर आते हैं। जब भी चुनाव आते हैं ऐसी क्या सरकुर्सी की है कि अलग अलग हो जाते हैं, खींचतान हो जाती है और उसका फायदा तीसरे पार्टी को मिल जाता है। देखिए इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा, मिलकर लड़ा, और मोदी जी ने शायद सोचा नहीं होगा, वो 400 पार के सपने देख रहे थे, 240 पे उनको इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन था और है। अलग अलग राज्यों की स्थितियां अलग अलग हैं। पंजाब की स्थिति, दिल्ली की स्थिति अलग है। पंजाब में हमारी राज्य की इकाई ने कहा कि भाई हमें इनसे गठबंधन नहीं करना, हम इनसे लड़ेंगे, तो उस बात का सम्मान किया गया। दिल्ली की इकाई ने भी हमें यही कहा कि हम लड़ना चाहते हैं इनसे, सीधा लड़ने दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हैरानी का विषय है। सर अगर दिल्ली की इकाई नहीं कहती तो क्या कांग्रेस के स्तर पे हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होता, हम राज्य की इकाई को पूरा महत्व देते हैं। सर ये तो अजीब लगता है ना, राहुल गांधी क्यों अजीब लगता है? राहुल गांधी आप पार्टी को वोट देके आते हैं, फिर अगले विधानसभा में आप पार्टी भाई गठबंधन का एक धर्म होता है, गठबंधन करोगे लोकसभा में वोट या फिर बीजेपी को देंगे, वोट तो गठबंधन के ही साथी को देंगे ना। पवन जी, दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में नील बटा सन्नाटा। समाजवादी पार्टी, ममता, दोनों आप लोगों से अलग हो चुके हैं। ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है? आप आइए मेरे साथ दिल्ली, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दिल्ली सरकार का हिस्सा 15 साल रहा हूँ, शीला जी के साथ बहुत करीबी मैंने काम किया, तो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ। राजस्थान को शायद कम समझता हूँ, दिल्ली को थोड़ा ज्यादा समझता हूँ। पर ममता, इनका जिन शीला जी का आप जिक्र कर रहे हैं, यकीनन उनके काम बहुत शानदार थे, लेकिन इस बात को तो 15 साल बीत चुके, अब उनके आधार पर आप कैसे? यहाँ 70 साल का हिसाब मांगा जाता है तब कोई बात नहीं, आप बोलो 15 साल पहले 10 साल पुरानी बात ना करें, क्यों नहीं करें साथ। आज ज्यादा तुलना होती है कि ये फ्लाईओवर शीला जी के वक्त बना था, देखो ये मेंटेन भी नहीं कर पा रहे। मेट्रो शीला जी लाई थी, देखो ये नया 1 किलोमीटर और इन्होंने नया नहीं ऐड किया। यूनिवर्सिटीज बनाई हमने, ये कॉलेज नहीं बना पाए। हमने अस्पताल बनाए, इतने एक बेड नहीं जोड़ पाए अस्पतालों में। हमने 6500 बसें लाकर वहां खड़ी कर दी, अब वो 4000 के आसपास हो गई, कम हुई, बढ़ी नहीं। हमने सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाके दिल्ली के ऐसे ऐसे कोनों में पानी पहुंचाया जहां 50-60 साल से पानी नहीं गया था। पूछिए इनसे इन्होंने कितने लीटर किलोलीटर पानी ऐड किया हो दिल्ली में। हमने 24 घंटे बिजली वहां लाने की व्यवस्था की, बताइए इन्होंने क्या किया। तो तुलना तो होगी, और जब तुलना होगी तो लोग याद भी करेंगे। घर से निकलते ही दिल्ली पे शीला दीक्षित की मोहर लगी हुई दिखती है, निकलते ही मालूम पड़ता है कि कांग्रेस सरकार का काम है। इस सरकार का काम आपको नहीं दिखता, हाँ पोस्टर जरूर दिखते हैं इस सरकार। किसानों का आंदोलन चल रहा है, शंभू बॉर्डर पे एक किसान ने फिर आत्महत्या करने के प्रयास किया है। जगदीश सिंह डल्लेवाला है, उनका भी अनशन है, उनकी हालत बहुत खराब है। उस पे कुछ बहुत अजीब सी बात है कि देश की राजधानी के दरवाजे देश के अन्नदाता के लिए बंद है। ये कहीं पूरे विश्व में कहीं जहां लोकतंत्र होता है, कम से कम, मैं चीन की बात नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां एक स्वस्थ लोकतंत्र हो वहां ये संभव नहीं हो सकता कि देश की राजधानी ही बंद हो जाए किसानों के लिए। जवान सड़क पर आए, नौजवान, तो उन पर आप लाठीचार्ज कर लेते हो, उन पर वाटर कैनन चलाते हो, आंसू गैस छोड़ते हो। किसान को आप घुसने नहीं देते राजधानी में। ये किस तरह का लोकतंत्र है? और फिर अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है तो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं कि साहब आवाज उठाने के आपको वोट तो नहीं देते। आवाज उठाएंगे, किसानों की आवाज भी अगर किसी ने उठाई
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उठाई, तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, और हम लगातार उठाए। सर पॉपकॉर्न खाते हैं आप? क्योंकि बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन आया था सर निर्मला सीतारमण। बहुत दिनों से तो नहीं खाया, क्यों सर, जीएसटी लग गया इसमें? अब जाकर देखता हूँ कितना महंगा है। लेकिन बात ये हो रही है कि नारे बड़े बड़े देते हैं, वन नेशन वन टैक्स, तो उसका जब ये लोग, इनके सलाहकार कैसे होंगे कि वो खुद भूल जाते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने नारे क्या दिए। हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर की गलती हो, प्रधानमंत्री की गलती नहीं हो, क्योंकि सुना हो तो एक शब्द भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोलते। और बीच में अभी पिछले हफ्ते दिल्ली में टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया भाषण के बीच में, मोदी जी चुप हो गए, सब इंतजार कर रहे थे, लोगों को अटल जी याद आ गया, अटल जी बड़ा बोलते बोलते रुकते थे, फिर किसी को समझ में आया टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, फिर वो आनंद फानंद में टेलीप्रॉम्प्टर चलाया गया, फिर मोदी जी की आवाज आई। तो नारे देते वक्त तो टेलीप्रॉम्प्टर पे निर्भर करते हैं, एडवाइजर आते हैं वो पूरे नारों की मिट्टी पलीत करते हैं। वन नेशन वन टैक्स, वन पॉपकॉर्न 3 टैक्सेस। सर आप एक तरफ कहते हैं कि हम लोकतंत्र और संविधान बचाओ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन और लोकसभा चुनाव में और विपक्ष इंडिया गठबंधन है वो इनको दिखाई भी देता है, लेकिन राज्यों में जब चुनाव आते हैं तो आप आपस में लड़ते हैं, तो क्या राज्यों में लोकतंत्र सुरक्षित है? अभी जवाब दिया ना मैंने। दूसरा ये इसमें ये जब आप इस तरीके से करते हैं तो इससे कोई विचारधारा की लड़ाई नजर नहीं आती, बल्कि ऐसा लगता है कि आप सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। राष्ट्रीय स्तर पे हमने गठबंधन किया और वो आवश्यक इसलिए भी था कि अगर उस वक्त हम इकट्ठे नहीं आते तो जो इनकी नीयत थी, इनकी जुबान पे वो बात बार बार आ भी जाती थी कि संविधान बदलना है, संविधान बदलना है। आज से नहीं आ रही है, संविधान के खिलाफ तो ये दशकों से हैं। जो इनके वैचारिक गुरु जिनको ये मानते हैं, उन्होंने संविधान के विषय में क्या क्या कहा। रामलीला मैदान में 1949 में कैसे संविधान की प्रतियां जलाई गई, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतियां जलाई गई, उनकी पुतले जलाए गए। तो अगर इनको हम इस बार नहीं रोकते तो जो पिछले कई दशकों से षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं संविधान के खिलाफ, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ, वो उसमें सफल हो जाते। रही बात राज्यों की, राज्यों में कुछ रीजनल पार्टीज हैं जिनको लगता है कि वो मजबूत हैं, वो खुद लड़ना चाहती हैं। उन राज्यों में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी को लगता है कि नहीं हम अकेले लड़ेंगे तो उसमें लाभ होगा। जाहिर सी बात है, हर पार्टी ये देखती है कि मैं अपनी स्पेस कैसे बढ़ा सकूं, मैं उसको गलत नहीं मानता। बीजेपी संविधान गौरव यात्रा निकाल रही है 11 जनवरी से 25 जनवरी तक। जो उनका कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने जो भ्रम फैला रखा है दलितों और संविधान के खतरे को लेकर बीजेपी के खिलाफ, उसको दूर करेगी, जगह जगह मंडल स्तर तक जाएगी। क्या कहना है? नहीं, हम तो उनका स्वागत करते हैं, आइए संविधान की तो बात कीजिए। हमें तो अच्छा लगा कि हमारी बात सुनकर उनको भी अब संविधान याद आया, नहीं तो शपथ लेने के बाद संविधान को रखते हैं और उस पर फिर भूल जाते हैं। लेकिन संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, संविधान एक जीती जागती पुस्तक है, हम सबके जीवन को प्रभावित करने वाला एक ग्रंथ है। सिर्फ उसके लिए एक जुलूस निकाल देने से काम नहीं चलेगा, उस पर अमल करना होगा। आप सरकार में हैं तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा है, अमल कीजिए। अमल का मतलब क्या होता है? पत्रकारों को पत्रकारिता करने दीजिए, हस्तक्षेप मत कीजिए, विपक्ष को आवाज उठाने दीजिए, गला मत दबाइए, यही होता है संविधान। और अगर नौजवान और किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आते हैं, राजधानी में आना चाहते हैं, तो राजधानी के रास्तों पर कील मत बिछाइए, आने दीजिए किसानों को। आज एक किसान ने शंभू बॉर्डर पे जहर लेने की कोशिश की, क्या ये संविधान है? ये संविधान के प्रति सम्मान है? क्या ऐसे गौरव रखा जाएगा संविधान का? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ही पद पद पर अम्बेडकर का अपमान किया, उन्हें चुनाव नहीं जीतने दिया गया, चुनाव लड़ने नहीं दिया गया अम्बेडकर को। राज्यसभा में कैसे जीते, कौन उन्हें राज्यसभा में लाया? नहीं, इतिहास तो इनको पढ़ने की आदत है नहीं, न इतिहास बनाने में इनका कोई योगदान रहा, न इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास को बदलने की और भटकाने की कोशिश जरूर करते हैं, हम सफल थोड़े होने देंगे। अंबेडकर जी के हाथ से लिखी चिट्ठी अभी खड़गे साहब ने बेलगाम में हमको सबको दिखाई, जिसमें उन्होंने पूरा खुलासा किया कि वो कैसे चुनाव हारे और किसने षड्यंत्र किया, कौन थे वो संघ समर्थित लोग, वो सब बातें सबके सामने हैं। हम और आप, क्योंकि आप पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है आप पढ़ते हैं, आपकी आदत है, हमारी भी थोड़ी आदत है पढ़ने लिखने की,
इनकी आदत ही नहीं है पढ़ने लिखने की, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन और कि जीएसटी को लेकर सब लोग प्रताड़ित हैं, चाहे ट्रेडर्स हो, आम जनता हो, ग्राहक व्यापारी सब परेशान है। क्या आपको लगता है कि जो आपने आंदोलन शुरू किया जनता सड़कों पर उतरेगी? क्या लगता है ऐसा पूरे देश की जनता और सरकार इसको लेकर घबरा कर वापस लेगी या कुछ ऐसा लगता है? देखिए, ये सरकार, माफ करना शब्द तो गलत है, कायरों की और डरपोकों की सरकार। इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा कायर है तो इस देश का प्रधानमंत्री। जरा दबाव नहीं झेल सकते, पत्रकारों के सवाल नहीं झेल सकते, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं सकते। ऐसे आदमी को ये याद दिलाना कि साहब ये लोकतंत्र है, अगर हम सड़क पर आएंगे तो आपको सुनना होगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, सुनेंगे। 2020 में हालत जो चुनाव आया था, रिजल्ट आए थे, कांग्रेस की सीटें कम आई थी विधानसभा, सॉरी अगले जो इससे पहले इलेक्शन हुए थे दिल्ली विधानसभा के। इस बार आपको कितनी दिल्ली इस बार आपको कितनी लगता है कि सीटें आ जाएंगी? नहीं, इस बार हमारा, जैसा मैंने आपको कहा कि एक तो उम्मीदवार बहुत अच्छे उम्मीदवार, अच्छे चेहरे दिए, ये मीडिया के लोग भी बोल रहे हैं, लोगों के मन में भी यही भावना है कि चेहरे कांग्रेस ने बड़े अच्छे उतारे, मुद्दे कांग्रेस बहुत अच्छे उठा रही है और अच्छे तरीके से उठा रही है, सही समय पर सही मुद्दा उठा रही है। इसका लाभ मिलते हुए जरूर दिख रहा है। और जब मैं कहता हूं लाभ मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस वाली, दिल्ली के जनता को लाभ मिलेगा अगर कांग्रेस जीतेगी। तो टोटल सीट कितनी आपको कितनी लगती है, कितनी आनी? मैंने सुना है यहाँ जयपुर में मोती डूंगरी के पास एक अच्छे ज्योतिषी हैं, यहाँ से वहीं जाऊंगा, उनसे पूछ के बताऊंगा। सर, भाजपा प्रत्याशी रमेश भिदोड़ी ने पहले प्रियंका गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी करी, उसके बाद आशीष को भी लेकर की, उसको किस तरीके से? ये सिर्फ रमेश भिदोड़ी की मैं निंदा करूं उचित नहीं होगा। 15 साल मैंने उनके साथ काम किया है, वो विपक्ष में थे, मैं कांग्रेस में था, दिल्ली में वो विधानसभा में भी इसी तरह की बातें करते थे। बात उनकी गलती नहीं, ये मानसिकता उनकी पार्टी की। आप प्रधानमंत्री की टिप्पणियां सोनिया जी के विषय में सुन लीजिए, मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा। इस पूरी पार्टी की मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, ये आपको इनके नेताओं की टिप्पणी में और इनके नेताओं के कंडक्ट में किस तरह से अपना जीवन जीते हैं उसमें आपको दिख जाए। इसलिए सिर्फ एक रमेश भिदोड़ी की निंदा करें कोई लाभ नहीं, मानसिकता ही ऐसी, इनके संस्कार ऐसे। तो सावरकर के नाम से पुलिस खोले जाएंगे, पूछिए कि सावरकर ने छत्रपति शिवाजी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए? पढ़े नहीं पढ़े होंगे इन्होंने, पढ़े होते तो नाम न लेते सावरकर। सावरकर ने महिलाओं के लिए क्या टिप्पणियां की, पूछिए। यही होता है जब आप बिना पढ़े आंख बंद करके भेड़ चाल में चलते हैं। साहब, किसी ने कहा सावरकर तो सावरकर इनका हीरो है, इनके पास नायक नहीं है। कभी कभी सरदार पटेल को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं, कभी महात्मा गांधी को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस को हमसे छीनने की कोशिश करते हैं। इनका अपना नायक कौन है बताइए? एक रह के सावरकर का नाम लेते हैं। सावरकर की असलियत आपके सामने खोल के हम रख देंगे जिस दिन डिबेट करें हमारे साथ। और उन्हीं के शब्द, उन्हीं ने लिखी है किताबें, हमने नहीं लिखी है, सावरकर ने ही किताबें लिखी है जिसमें उन्होंने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया। तो इस तरह की, और बाबा साहब अंबेडकर के लिए क्या कहा, बौद्ध धर्म को जो मानते हैं उनके लिए क्या कहा, एक बार पढ़ लें, नाम लेना भूल जाएंगे सावरकर। आप 80 और 90 के दशक को याद कीजिए, भाजपा के विषय में, संघ के विषय में हमेशा ये कहा जाता था कि मुखौटा होता है और असली चेहरा होता है, और मुखौटे और चेहरे बदलते हैं। जब अडवाणी जी रथ यात्रा निकालते हैं तो अटल जी शांति की बात करते हैं, एक मुखौटा था, एक असली चेहरा। जब योगी जी बुलडोजर घुमा रहे होते हैं देश में तो मोदी जी शांति की बात करते हैं, मुखौटा असली चेहरा। अब मुखौटा बन के मोहन भागवत जी सामने, असली चेहरा असली काम अपना कर रहा है। देश को बांटने का, समाज में नफरत फैलाने का काम बिल्कुल बदस्तूर चल रहा है, गोदाम भरा हुआ है चेहरों से। शोकेस में एक मुखौटा है, तो मोहन भागवत जी शोकेस का मुखौटा।